आईआईटीज एंड आईआईटी का ये जो एक डिसीजन है, ये बहुत ही पहले लेना चाहिए था, बट देर से ही बट लिया गया। नो रैंक ऑन सीवी। देखो ऐसा है, आईआईटी एंट्री करने के लिए, आईआईटी में एंट्रेंस के लिए इधर तो जेई एडवांस देके बंदा गया है, नहीं तो गेट, हाँ और भी कुछ एग्जाम है, जैम एक्सेट्रा। मेनली दो एग्जाम के थ्रू आईआईटी में एंट्री करते हैं, जेई एडवांस्ड एंड गेट, जो इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करने के लिए जाता है। एक बंदा जैसे मान लो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन द एंट्रेंस, खूब मेहनत किया, और आईआईटी में जाके 4 साल उसने अच्छा से काम ही नहीं किया। और एक स्टूडेंट है जो जेई एडवांस वो भी तो क्वालिफाई किया, एंड 4 साल आईआईटी में जाके खूब मेहनत किया। तो आपके हिसाब से किसको नौकरी मिलना चाहिए? लॉजिक समझना जरूरी है। आईआईटी का ये जो रैंक नहीं लिख सकते, इसके बारे में जो बात चल रहा है, अब लॉजिक से सोचेंगे कि बहुत ही सही है कि हाँ, एंट्रेंस के लिए जो एंट्री होता है उस टाइम में जो जरूरत पड़ता है वो अलग बात है। बट वो 4 साल में बंदा ने क्या किया, वो 4 साल में बंदा ने कितना वहां पे परफॉर्म किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बड़ा सर वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होता है, रिक्रूटर्स थोड़ा सा बायस रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरव्यू लेने जाता है हो सकता है वो आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया हो। ठीक है, सुनने में लगेगा, बट आपने अगर स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो देखेंगे कि जो आईआईटी में जो रिक्रूट करने आता है वो मोस्टली आईआईटी जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बायस हो जाएंगे उस रैंक से। तो वो बायस किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इसलिए ये जो आईआईटी ने मूव किया है, ये जो आईआईटीज, एक आईआईटी नहीं है, ऑल आईआईटीज मिला के जो मीटिंग किया है उसमें जो मूव किया है, दैट इज अ वेरी गुड डिसीजन कि ऐसे आप नहीं लिख सकते गेट का स्कोर एंड आप लिखते, तो क्या लिख सकते हैं, जो आपने परफॉर्म किया आईआईटी में, जो परफॉर्म किया उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब सिर्फ गेट क्वालिफाई करके चले गए और आपने अच्छा, मान लो गेट का स्कोर है और आपने जाके वहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाई ढंग से नहीं किया, तो फिर आप ध्यान रखिए कि आपका प्लेसमेंट में दिक्कत होने वाला है। मतलब गेट भी अभी सीरियस देना है, और आईआईटी में एंट्री करने के बाद बंदा को और सीरियस रहना है। और ये बात मैं बहुत सदियों से कह रहा हूँ कि जो एमटेक करने जाता है, अगर कोई बंदा एमटेक करने जाता है, उसका जिसका पढ़ने का इच्छा है वही एमटेक करने जाए। और एमटेक करने अगर गए तो आपको फुल फोकस एमटेक का करना चाहिए। जो बीटेक करने गए उसके पास तो कोई और फोकस नहीं, वो वही करता है। बट उसके बाद भी कुछ बच्चे जो है वहाँ पे उतना ज़्यादा सीरियसली आईआईटी को नहीं लेता है, ये भी ठीक नहीं है। तो इसके कारण ये जो आपका ये हुआ है, इसका जो रैंक लिखना मना कर दिया सीबी में, तो क्या आप लिख सकते हैं रैंक? तो ध्यान रखें कि आईआईटी में आप एमटेक करने गए, आप बीटेक करने गए, उसके बाद जो आईआईटी का प्लेसमेंट है वहां पे आप नहीं लिख सकते। लेकिन बाहर में, जहाँ पे आईआईटी का छोड़ के बाहर जहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आप चाहे जहाँ पे आपको मिले कि नहीं मुझे इससे एडवांटेज मिलेगा, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। क्लियर कर ले, आईआईटी के अंदर में, आईआईटी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, आईआईटी कैंपस में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें आप ये नहीं लिख सकते। बट आपने अगर मान लो कि एक कैंपस प्लेसमेंट आउट का ऑफ कैंपस में जा रहा है, कोई कैंपस में, कोई कंपनी में आपने ये करा, तो मैंने तो सारा जिंदगी भर मैंने गेट टॉपर हूँ, आईएएस टॉपर हूँ, मैं तो लिखता ही हूँ। ठीक है, मेरा जो
टैगलाइन ही है गेट टॉपर आईएएस टॉपर है। तो क्यों लिखता हूँ? क्योंकि गेट टॉपर आईएएस टॉपर मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई बात ही नहीं आता है। इट इज़ माई क्रेडिबिलिटी, उसके लिए मैं दे रहा हूँ। तो ऐसा होगा कि जैसे मैं आईआईटी में जगह मैंने एमटेक कर रहा हूँ और एमटेक करने के बाद जो एंट्रांस में मेरा क्या रैंक था उसका बेसिस में इंटरव्यू का बायस करना ये लॉजिकल नहीं है ना। इसके कारण ये सब सारे हुआ है। तो नो रैंक्स ऑन सीबी, तो इसको लेके आप ज़्यादा दुखी ना रहे कि मुझे रैंक लिखने नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके साथ मिक्स हुआ है। बेसिकली आप लॉजिकली देखोगे कि ये नहीं होना चाहिए कि एंट्रेंस में आपका क्या रैंक था, उसके बाद आपने 4 साल क्या किया। तो सिर्फ एंट्रेंस का रैंक के बेसिस में अगर कैंपस प्लेसमेंट में आपका प्लेसमेंट हो तो 4 साल बंदा क्यों मेहनत करेंगे। और अगर इंजीनियरिंग में, अगर बीटेक में, अगर एमटेक में बच्चे वहाँ पे कुछ सीखेंगे नहीं तो आईआईटी में गया ही क्यों? जब उसी के बेसिस में उसको नौकरी मिलना है तो आईआईटी में गया ही क्यों? तो इसलिए आपका जो लॉजिक है, कोई चीज़ हो रहा है उसका पहले आप लॉजिक को समझिए कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो 23 आईआईटीज में जो भी पढ़ाई कर रहा हो, हमारा बहुत सारे स्टूडेंट एमटेक कर रहे हो सकता है आपने न्यूज़ नहीं देखे हो, इसलिए ये वीडियो हर बच्चे को भेज दो जो एमटेक कर रहा है आईआईटी से स्पेशली। और जब आईआईटी ऐसे करता है उसके बाद एनआईटी में आएगा, उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटीज़ में आएगा। तो आपका यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका रूल चेक कर ले, जहाँ भी आपने एमटेक कर रहे हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेजेस हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेजेस हो, चाहे आईआईईएसटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आईआईटी हो, आप पहले रूल्स चेक करो कि आप सीबी में ये चीज़ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं है वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप जरूर लिखें, क्योंकि अगर ये कोई इम्प्रेसिव है, जैसे मैंने एनटीपीसी में इंटरव्यू देने गया, मेरा इसमें गेट में 99.96 परसेंटाइल था, मैंने वही लिखा था 99.96 परसेंटाइल। ठीक है, मैं बार्क में गया, भाभा रिसर्च सेंटर में, वहाँ पे लिखा 99.96 परसेंटाइल। तो फिर वो मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास मैं रुका था, बोला तेरा 0.04 कहाँ गया ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि वो एक इम्प्रेशन लेके आता है, लेकिन क्या मुझे उसी के बेसिस में नौकरी दे दिया? उसके बाद उन लोगों ने जो इंटरव्यू लिया, ठीक है, मतलब क्या बोलता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके अंदर में हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बार्क में। फिर मुझे बार्क का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे दिया था कि चलो ये बंदा जो है, हाँ पहले उन लोगों ने चेक कर लिया इसका गेट रैंक भी अच्छा है, उसके बाद इंटरव्यू लिया ये भी अच्छा है, तो मतलब बंदा अच्छा है, तो इसके लिए उसको तुरंत जो है मुझे मेडिकल दे दिया था। मतलब ऐसा है, उस टाइम में जो मैंने किया था 2003, तो उसमें क्या था कि जब आप ऐसे रिक्रूटमेंट में जाते हो तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले पहले उन लोगों का एक इंप्रेशन है कि हाँ ठीक है इसका गेट रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है, अब क्या ऐसे सिलेक्शन हो गया? नहीं, वो मुझे पूरा सब्जेक्ट का, मैकेनिकल का जितना भी सब्जेक्ट है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा था। सारा क्वेश्चन पूछ पूछ के पहले इंटरव्यू के बाद भी उन लोगों ने बोला वेल डन, उसके बाद मुझे डायरेक्ट मेडिकल दे दिया था कि इसका मतलब होता है कि यू आर सिलेक्टेड इन इंटरव्यू, और इसके बाद मेडिकल करके चले जाओ। मतलब उसके बाद हमें मेडिकल हो गया और मेडिकल करके मैं आ गया, मुझे रिक्रूटमेंट का लेटर भेज दिया बाद में। तो ये जो चीज़ है ये ऐसा है कि आप वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन का बात ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा क्रेडेंशियल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर यही हमारा मैंने बोला कि मैंने तो वो तो सिर्फ उसी बेसिस में जो गेट का स्कोर के बेसिस में गया ना, आप पीएसयू में जा रहे हो, आप पीएसयू में जा रहे हो तो आप गेट का स्कोर क्यों नहीं लिखोगे भाई? तुम तो गेट के स्कोर के बेसिस में ही जा रहे हो, उसके पास स्कोर भी होता है ठीक है, उसके स्कोर के बेसिस में जा रहे हो। तो जब ऐसे चीज होता है तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि भाई हम कहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। भाई एमटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद गेट का क्या स्कोर था, गेट का क्या रैंक था, वो जरूरत नहीं है, पहले इस बात को समझे। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आया है, जैसे आपका ये बिजनेस टुडे का है, ऐसे है एक इसका है
TNN का है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जगह से आया है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसमें आया। बट 23 जो IIT से 23 IITs का सेम रूल है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कहीं पे। तो दिस इज नाउ ऑलरेडी ये जो चीज़ है इम्प्लीमेंटेड इन द 23 IITs। इसके बाद ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हुआ था, जैसे 2023 से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। 2023 में इसके बहुत सारे मूवमेंट हुआ था, उसके बाद 2026 में जाके फाइनली रैंक लिखना बंद हुआ, स्कोर लिखना बंद हुआ। तो ये एक अच्छा मूव है, ये माना जाएगा। एंड आप ध्यान रखें कि कहाँ लिख सकता है कहाँ नहीं लिख सकता, ये पूरा पूरा फोकस कर ले ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। और आपने कहीं पे इंडिविजुअली इंटरव्यू देने जाएंगे, ऑफ कैंपस में जाएंगे, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ कैंपस में आप लिख सकते हैं, पहले कान खोल के सुन लो। ऐसा नहीं कि हर जगह में मैंने छुपा के घूमूंगा कि मेरा गेट स्कोर था, मैं छुपा के घूम रहा हूँ, मतलब मेरा गेट स्कोर अच्छा हो गया था, मैंने इसलिए छुपा छुपा के घूम रहा हूँ ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता है कि मेरा गेट स्कोर अच्छा हो गया था इसलिए छुपा छुपा के घूम रहा हूँ। इस टाइप का विषय नहीं है। विषय यह है कि डिस्क्रिमिनेशन और जो लॉजिक है, उन लोगों का लॉजिक है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा किया गया। और उस लॉजिक के बेसिस में जैसे आप समझ लोगे कि भाई एमटेक में तुमने क्या किया, एंट्री तो किए थे, ठीक है भाई, एमटेक में तुमने क्या किया, आपने बीटेक में क्या किया, तो वो लॉजिक जो है वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह आप नहीं लिख सकते। तो सबको क्लियर है। तो अपना रिज्यूमे कोई कंपनी में भेजना है, अपना रिज्यूमे जब कहीं पे भेजना है, आप जब इंडिविजुअली कहीं पे अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे आप अपना गेट का स्कोर और IIT JEE का कोई बात नहीं, वो तो IIT JEE से जो क्या वो गेट क्यों देता है, वो तो उसको देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देना है। जब वहां पे होता है तब नहीं देना है, लेकिन जब तुमने इंडिविजुअली अप्लाई करते हो तो देना है। क्लियर हुआ विषय भाई? गेट का इतना मेहनत करके हमने स्कोर किया, हम नहीं देंगे। बात है, बोला सर वो तो IIT में जो बंदा जो एमटेक किया अभी तो किया था, अब किया था के बाद जो उसका प्लेसमेंट हो रहा है गेट स्कोर पे स्कोर के बेसिस में हो रहा है कि उसका एमटेक का बेसिस में हो रहा है, वो बताओ ना। तो उसके जिसके बेसिस में हो रहा है उसके बेसिस में होगा ना। इसके कारण आप वहाँ पे ना लिखे जो भी है। और ध्यान रखें IIT जब ऐसे इम्प्लीमेंट किया है वो बहुत जानबूझ के किया है, उसका कारण जितना भी है उसका कारण और भी है, अलग एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन ये सब जो सारे कहानी है, उस कहानी को इकट्ठा करते आपको समझना क्या है, आपका समझना है कि कब मैं गेट स्कोर लिख पाऊंगा, कब मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सोच विचार करना है। अब आता है कि क्या ऐसा प्लेसमेंट को लेके मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही डिबेटेबल भी है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट देखोगे बड़ा बड़ा करके बोर्ड लगा है, ए ओराकल में 50 लाख रुपया का हमारा बच्चे का पे पैकेज मिल गया, ऐसे चिपका दिया और उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस में बच्चे को एडमिशन करा लिया। आपने देखे होंगे, जैसे मैंने जाता हूँ दिल्ली एनसीआर में, मैं पार करता हूँ दिल्ली से नोएडा में, तो जैसे आता हूँ बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है कि हमारा फलाना इंस्टीट्यूट है, 48 लाख पर एनाम का पैकेज मिल चुका है, इस बच्चे को मिल चुका है, बच्चे का फोटो लगा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ऐसा हमेशा नहीं है। एक कंपनी का साठगांठ रहता है, मतलब जो इंस्टीट्यूट है और कंपनी है उसका साठगांठ रहता है कि हमारा एक बच्चे को ऐसे पैकेज दे दो, 6 महीना तक वो पैकेज दो, 6 महीना बाद अपना कम कर देना, अपना जो करना कर लेना, हमें कोई मतलब नहीं है। हम उस बच्चे का इतना प्लेसमेंट पैकेज छपाता उसको छप देंगे बिल बोर्ड में, और सारा बच्चे हमारा उसको देख देख के हमारे पास एडमिशन लेने आ जाएंगे। तो ऐसे फ्रॉड भी होता है, और ऐसे फ्रॉड होने के कारण IITs भी बोल रहा है कि देखो IITs में आप आए हो, आपने पैकेज दिखाया,
पैकेज दिखा के आपने नौकरी के लिए अप्रोच कर दिया। अब बंदा क्या होगा कि उस टाइम में CTC देख के बंदा आपका कंपनी ज्वाइन कर लिया, 6 महीना बाद मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। ये मतलब ऐसा नहीं, ये हर मतलब प्राइवेट में जो बड़े पोस्ट में रहता है उसके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मतलब क्या होगा कि जब आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपको क्या करेंगे, दूसरा अप्रोच करेंगे कि आपको इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है। आप पैकेज करके आ गए, आने के बाद हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारा वो नहीं हो रहा है, हम पैकेज कम कर देंगे, आपको नहीं दे पाएंगे, आपका ये नहीं हो रहा है। मतलब क्या होगा, कुछ भी ऐसे बहाना मारते रहेंगे। तो इसके कारण IIT ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है। एक तो IIT में थोड़ा रिक्रूटमेंट कम हुआ है, दूसरा है IIT में जो रिक्रूटमेंट कम हुआ है उसके साथ साथ ऐसे कुछ कंपनी क्या कर रहा है कि हमारे पास अच्छा बंदा आ जाए तो क्या होगा, उसको ऐसे ग्रैब कर लो IIT से, करने के बाद उसका पे पैकेज कम कर दो। ठीक है, ये अब IIT से भी ऐसे कर रहा है। मतलब कंपनी इस लेवल में चला गया कि IIT से भी ऐसे करता है कि पहले पे पैकेज दे देंगे, IIT में वो दूसरा कंपनी में बैठ ही नहीं पाएगा। जैसे मान लो कि कोई किसी का अगर एक प्लेसमेंट हो गया तो उसके बाद उसको कैंपस प्लेसमेंट में बाकी में बैठने नहीं देगा। अब बच्चे जो है एडमिशन, जो मान लो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसने देखा कि चलो ये पैकेज बहुत अच्छा दे रहा है तो इसमें चला जाता हूँ, तो उसमें बैठ गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, उसको प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट होने के बाद उस कंपनी में बंदा चला गया। वो 6 महीना बाद कंपनी बोल रहा तुमको इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा 30% काट कर दूंगा। एक कंपनी का स्टैंडर्ड रूल है 30% काट कर दूंगा, कर दूंगा, एक बार कर देंगे, दोबारा कर देंगे, ऐसा करके कम करता रहूंगा। तो ये जो रॉन्ग अप्रोच है उसके अगेंस्ट में भी IIT बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है कि अगर ऐसे करते हो तो हम पूरा ऑल, यानी कि कोई एक IIT से 23 IIT से उस कंपनी को बैन कर देंगे। आपका जितना दम है उतना बताओ, जितना पैसा दोगे उतना बताओ, ठीक है। जो परफॉर्मेंस है, यस परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा, बट ये नहीं कि परफॉर्मेंस मतलब होता है उसका बंदा को हम रख भी लेंगे और उसके बाद उसको पैसा भी कम कर देंगे। ये चीज जो है वो कंपनी को ही बैन करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब प्राइवेट कंपनी में होता ही रहता है, ऐसे कोई ऐसे कॉमन बात नहीं है, ऐसे दिस कॉमन फॉर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो MBA करके जो बंदा आता है उन लोगों का सिखाया जाता है इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, और वो IIT चाहता है कि मतलब ये हमें बेवकूफ़ ना बनाने का कोशिश करे, तुम्हारा कंपनी को ही बैन कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो 23 IIT स्टेप लिया है दैट इज अ वेरी गुड स्टेप, वी शुड सैल्यूट टू द IIT कि ऐसे एक स्टेप लिया गया कि जो कंपनी है ये ऐसे जो बिहेवियर करता है और इस स्टेप का जो हैबिट में लेके आ रहा है, वो जनरली जो MBA करके कंपनी चलाता रहता है उन लोगों का दिमाग है, वो सारे के साथ करता है, ऐसा नहीं सिर्फ IIT का स्टूडेंट, सारे के साथ करता रहता है। उसके कारण ये जो मूव किया गया दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव, जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है जो किया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है। दूसरा भी जो है अच्छा मूवमेंट है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कब आप कर सकते हैं कब आप नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है IIT जाऊंगा तब ना ये मुझे चाहिए, तो IIT जाए तो कैसे जाए? आपको आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई एक चीज मिल जाए कि ये पढ़ लो और आपका सिलेक्शन पक्का है? ये चीज मेरे पास है, 750 लेक्चर आप मेरा पढ़ लो, 750 लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आप कॉलेज एग्जाम दोगे, कॉलेज में टॉप करोगे, सारे कवर्ड हैं। गेट एग्जाम दोगे, गेट में टॉप करोगे। IAS एग्जाम दोगे, IAS में टॉप करोगे। PSU एग्जाम दोगे, PSU में टॉप करोगे। ऐसे कैसे? तो दैट इज द थिंग कि जो मैंने इतना दिन से डेवलप किया, और अकेले मैं नहीं, मेरा टीम है, तो मैं और मेरा टीम जो है मिलके जो डेवलप किया दैट इज 750 लेक्चर्स। इस लेक्चर में क्या है, पूरा के पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड कंप्लीट, और ये ऐसा सीक्वेंस में बनाया गया, अगर आपने अभी सरफेस टेंशन पढ़ रहे हो, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, गेट में, IAS में, इसरो में, DRDO में, किसी में भी कितना इस सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया, कौन कौन सा क्वेश्चन आया, उसको एकदम सीक्वेंस में डाल के दिया गया। कितना क्वेश्चन है ना, इस 750 लेक्चर के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का
15,000 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का 3,000 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का 2,000 क्वेश्चन है। और क्या है ना, ये जो क्वेश्चन है वो तो थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके साथ कराया गया चीज है। मतलब वो जो क्वेश्चंस है वो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन एक से लटका हुआ है, उससे पहले वो थ्योरी वो टॉपिक सारे हम डिस्कस किया, एनिमेशन के माध्यम से समझाया, उसके बाद हमने किया। जैसे मान लो आपने एक चीज सुने होंगे, जैसे 4 बार मैकेनिज्म, छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपने सुने होंगे 4 बार मैकेनिज्म, लेकिन आपने कभी देखा नहीं 4 बार मैकेनिज्म। उसमें क्रैंक होता है, उसमें ये होता है। हमने क्या किया, इस सारी चीज को एनिमेट कर दिया। यहाँ पे मेरा टीम और मैं सारे मिल के मैंने क्या किया, इस सारे चीज को ऐसे एनिमेट कर दिया। अब जाके बोलता है जो ऐसे रोटेट करता है उसका नाम है क्रैंक, तो ये रोटेट कर रहा है इसका नाम है क्रैंक। ठीक गया। एक रहता है फिक्स्ड, आप दिख रहा है एक तो फिक्स्ड है। आप ऐसे ऐसे करके ऐसे शेड करके फिक्स नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल में फिक्स है, दिख रहा है ना। जो रोटेट कर रहा है उसका नाम है क्रैंक। तो मतलब क्या होता है कि ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है जब आपने ऐसे एनिमेशन के माध्यम से चीजें देखते हो। और ये जो बनाया मेरे लिए, ये मेरा टीम का वो है राकेश जी, जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करके आए थे। उसके कारण तब AI नहीं था, तब कुछ भी नहीं था जब बनाया गया था, उसके बाद AI है। और AI में इस लेवल का नहीं बना पाएगा। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन, इसका जो साइज का कॉम्बिनेशन, इसका जो विजुअल इम्पैक्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये एक फाइन आर्ट्स किया हुआ बंदा ही कर सकता है। AI ने कुछ भी बना देगा बट वो विजुअल इफेक्ट नहीं ला पाएगा, अभी तक नहीं ला पाया, हो सकता है बाद में ला पाए। बट दिस टाइप ऑफ एनिमेशन, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो है ये हम क्लास में डिलीवर करते हैं। और हर चीज का, ऐसा नहीं सिर्फ इंजीनियर, इसका तो हमने चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज का हमने ऐसे विजुअलाइज कराते रहते हैं। ठीक है, हर चीज का। तो क्लास विल बी सो मच इंटरेस्टिंग, क्लास विल बी कंप्लीट, क्लास विल बी सफिशिएंट। लेकिन 750 लेक्चर, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे इंटू 750 कितना हुआ, 1500 आवर्स आपको देना है। अब इसलिए मैं कहता हूं, जैसे प्राइवेट कंपनी ओराकल जैसे कंपनी ऐसे मिसबिहेवियर किया है विथ IIT, तो क्या आप चाहते हो कि आपने ऐसे कंपनी के अंडर में काम करके जिंदगी भर अपना ऐसे अपना फ्यूचर को लटका के रखो? भाई IIT कितना दिन तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे? कंपनी का जो करना है कर ही देंगे बाद में। तो क्या करना चाहिए ना, इसलिए एक सेफ ऑप्शन होता है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का जो CV होता है उसमें कभी भी नहीं बोलता कि तुम गेट स्कोर मत लिखो, ये मत लिखो, कभी नहीं, नेवर। गवर्नमेंट जॉब का जो CV होगा इसमें ये सब कोई डिस्क्रिमिनेशन एमिनेशन, आपने क्या किया नहीं किया, कुछ भी नहीं मतलब दिक्कत है। आप अपना बेफिक्र होके आपका गेट का स्कोर, आपका IIT का स्कोर, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं जो आपने अचीव किए हैं, इतना मेहनत करके आपने अचीव किया, आप कुछ भी इसमें शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब में आपने एंट्री कर गया, जैसे मैंने NTPC में था पहले, उसके बाद मैंने रेलवे में गया था IAS देखे। NTPC में जब मैं था, मेरा जिंदगी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और सर फिर IAS दिया क्यों ना? लोगों ने बोला IAS दो IAS दो, इसलिए IAS दिया था मैंने, क्योंकि NTPC में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उस जमाने में। अभी का NTPC थोड़ा सा खराब हुआ है, बट मेरा टाइम में जो NTPC था, बेस्ट एम्प्लॉयर, मेरा टाइम में जो NTPC था वो क्या था, बेस्ट एम्प्लॉयर, बेस्ट एम्प्लॉयर। हाँ, और उसके कारण मैं NTPC में जब था तो मुझे सबसे पहले अकाउंट में सैलरी आता था जितना मेरा जरूरत। उसके बाद घर, जैसे मेरा सैलरी जितना था उससे ज़्यादा मेरा
जो घर का किराया था वो एनटीपीसी खुद लीज में लेके मुझे दिया था। एक्चुअली एनटीपीसी का रूल है कि भाई मुझे कि देंगे, कॉलोनी में रहने देंगे मेरा कैटेगरी के हिसाब से कि कितना, मतलब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मेरा मतलब मेरा जो पोस्ट है उस पोस्ट का E2, ऐसे E2 करके हमारा होता था, E2 ग्रेड का हूँ मैं। तो E2 जो ग्रेड है उस ग्रेड का कौन सा फ्लैट मिलना चाहिए, 3 BHK मिलना चाहिए कि 4 BHK मिलना चाहिए, वो अगर खाली नहीं है तो मुझे उतना ही, जैसे मेरा 3 BHK एलिजिबल था, 3 BHK का घर एक फ्लैट जो है मुझे एनटीपीसी किराए में लेके दिया था, इसमें आप रहो। अब सोचो कि कौन देगा। उसके बाद जो मेडिकल बिल है, मेरा मेरा वाइफ का, मेरा मम्मी पापा का, सबका मेडिकल बिल, चाहे हम एक होम्योपैथी मेडिसिन का भी मेडिसिन खरीदते थे, उसका भी पैसा एनटीपीसी रिइंबर्स करता था। जितना भी मेडिकल बिल है, जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है, पूरा के पूरा एनटीपीसी हमें देता था। पूरा मतलब पूरा 100% का 100% एनटीपीसी रिइंबर्स किया है। मेरा उस टाइम में जब मैं एनटीपीसी में था, एक मेरा सीनियर थे, उनका पिताजी, उसका मम्मी का कुछ हुआ था प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ उस जमाने में, आज का बात नहीं है, आज से ये 2004-5 का बात चल रहा है, 2004-5। उस जमाने में मतलब 22 साल पहले, हो सकता है तुम तो पैदा भी नहीं होते, उस जमाने में 10 लाख रुपया लगा था उसका, पूरा के पूरा एनटीपीसी पे किया था। ये सब देखते हुए हमें पता चल गया था भाई ये कंपनी मुझे छोड़ना नहीं है। बट इंजीनियरिंग सर्विस में मिल गया तो चले गए रेलवे। ठीक है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी सब कुछ था, मेडिकल था। वो तो अगर कोई ज़्यादा मतलब कोई बीमारी हो जाता है जो रेलवे का इसमें हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पाता है, वो तो हमें मतलब फॉरेन में भी भेजता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आप ऑफिसर बनोगे, जैसे IAS ऑफिसर बनोगे, तो उसके बाद आप ऐसा भी होता है कि मान लो कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हमारा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अगर वो नहीं है उसका, तो आपको फॉरेन भी भेजेगा, उसका पैसा भी देगा, वो पूरा आपका मतलब पेमेंट होगा। मतलब ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है कि आज के ज़माने में मेडिकल इतना प्रॉब्लम है, वो आपको सारा उसमें आ जाता है। तो बताओ, मेडिकल प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया, गाड़ी खरीदोगे, तेल, मैंने जैसे गाड़ी हम खरीदते थे उसमें तेल देता था, और आपका रेलवे में जाओगे तो गाड़ी का गाड़ी और ड्राइवर का ड्राइवर, तेल का तेल तो सारे मिलेगा। मतलब आप सोच लो कि आपका लाइफ में जो जो रिक्वायरमेंट हो सारे तो पूरा मतलब कंपनी, मतलब हमारा जो एनटीपीसी कर रहा है, रेलवे कर रहा है। उसके साथ साथ जब तक आप नौकरी करोगे, हर साल जब तक रिटायरमेंट नहीं होंगे, हर साल आपके अकाउंट में सैलरी आएगा। उसके बाद जिस दिन आप रिटायरमेंट हो जाओगे, उसके बाद आपका पूरा लाइफ लॉन्ग आपका पेंशन आएगा। हाँ, अभी गवर्नमेंट का पेंशन नहीं होता है, अभी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड से पेंशन आता है। भाई पेंशन जहाँ से भी पैसा है आपके अकाउंट में आ रहा है ना, तो जब तक रहेंगे जिंदा तब तक आपका अकाउंट में आएगा पैसा। तो ये जो है ये कोई मामूली विषय नहीं है। ये चीज को सोचे, और सोचने के बाद सोचे कि क्या 750 लेक्चर आप कर सकता है। अगर कर सकता है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरा गाइडेंस का कोड है। जस्ट एक कोड आपने QR कोड स्कैन करें, जैसे स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। तो आप देख सकता है कि जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपका क्या होगा, ये आपका 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अभी। ये जो 750 लेक्चर करना है उसके लिए, ये पास आउट स्टूडेंट लेता है, ये 4th ईयर का स्टूडेंट लेता है, ये 3rd ईयर का स्टूडेंट लेता है, और ये 1st ईयर एंड 2nd का स्टूडेंट लेता है। भाई मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से तो शुरू करते हैं पहले, तो इसके कारण मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से जाओगे तो इसी के लिए आपको शुरुआत से ही शुरू कर देना चाहिए, सो दैट आपका जो बेसिक से, जैसे मान लो जो बंदा IIT एडवांस निकालता है उसको हमने बोलता है चलो वो क्लास 8 से 9 से उससे जो है प्रिपरेशन शुरू कर दे। सेम टाइप का यहाँ पे है कि अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो यहाँ से आपका प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, जब अच्छा कुछ करना है इसका यहाँ से ही प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। आई एम श्योर कि ये बात आपको समझ में आया। अब क्लियर है विषय? तो उसके लिए जब भी आपको सोच विचार करना है कि हमें हमें करना है, तो आप डायरेक्टली मुझे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन दिस QR कोड। एंड और एक बात मैं बता दूं कि हमारा जो ऑफर है ये हमारा एक्चुअली लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपका 8400 वाला, एंड दिस इज द QR कोड जिससे आपको 750 लेक्चर जो मेरा है वो आपको दिख जाएगा। यू कैन सी दैट 750 लेक्चर,
ये टेलीग्राम चैनल है, सब ने ज्वाइन कर ले, इसको क्यूआर कोड अभी स्कैन करें और ज्वाइन कर ले, सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। एंड ये 26 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, जो 2027 के लिए, 26 से 2028 के लिए CL का बैच हमारा चल रहा है। दिस इज द रिजल्ट, हमारा सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांच का। एंड ये एक्चुअली कोरोना के पहला हमारा क्लास का फोटो है। ये आधा क्लास का दिख रहा है, उस तरह में और आधा क्लास है। एक बैच में 450 से 500 बच्चे पढ़ते थे, 1 लाख रुपए आसपास फी देना पड़ता था। आप जाके आपको 8400 में पढ़ा रहा है, और सेम चीज है, प्रोसेस सेम है, सिर्फ आप पहले डिसाइड कर ले कि आपको करना है, उसके बाद आपको जो है दिस इज द नंबर एंड दिस इज द टारगेट एंड दिस इज द मिशन। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।